हेलो दोस्तों, तो ये हमारा हिस्ट्री माइक्रोवेव प्लान का आज का दूसरा वीडियो है। आज हमने जो टॉपिक ले रखा है वह है हड़प्पा सभ्यता एवं नगर निर्माण योजना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें प्लान बनाने के लिए हम अपना प्लान नंबर लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। आप मेंशन कर सकते हैं माइक्रोवेव प्लान 2, या हिंदी में अगर बनाना चाहते हैं तो पाठ योजना 2 करके। ठीक है, फिर आप डेट लिखेंगे जिस डेट को आपको पढ़ाना है। फिर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। फिर यहाँ पे आप प्रकरण में अपना टॉपिक लिखेंगे, किस क्लास को आपको पढ़ाना है, कितना समय के लिए और कौन सा पीरियड है आपका। ठीक है, फिर हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम अपने जो भी हमारे उद्देश्य हैं वो हम मेंशन करेंगे। जैसे पहला है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ यानी कि मजबूत करना। तीसरा है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। चौथा है हमारा स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सामान्य उद्देश्य। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि हम इस चैप्टर से बच्चों को क्या जानकारी देंगे। तो है पहला है इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी देना। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक सीमा के बारे में सामान्य जानकारी देना। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना के बारे में जानकारी देना। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मतलब ये होता है कि इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आपको क्लास में कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसको यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है। ठीक है, अगर आप चार्ट पेपर शो कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो शो कर सकते हैं, कोई मॉडल है उसको दिखा सकते हैं। ओके, तो फिर हम आगे देखते हैं। फिर आया हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट जो है वो कुछ जानकारी रखता है कि नहीं रखता है। ठीक है, तो इसमें हम मेंशन करेंगे विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता के नाम से परिचित है। नाम तो सुना ही होगा अगर उसके बारे में कुछ नहीं जानता है तो। फिर अब हम आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा प्लान का। तो इसमें हम पहले 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या का, छात्र क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न होता है प्राचीन समय में विश्व में विकसित सभ्यताओं का नाम बताइए। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता। अब छात्र प्रतिक्रिया से ही हम सवाल बनाएंगे हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चा बताएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाएगा, तो ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर आपका उद्देश्य कथन आ जाएगा कि बच्चों आज हम सब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और फिर हम अपने पाठ को 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। पहला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे, दूसरे यूनिट में हम नगर निर्माण योजना के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन प्रस्तुतिकरण। अब हम पहला यूनिट को एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो प्रस्तुतिकरण का है, उसमें हम यूनिट 1 हो गया हड़प्पा सभ्यता। फिर इसके लिए हम कोई विकासात्मक प्रश्न में पूछेंगे बच्चों से। जैसे हमने यहाँ पे 3 प्रश्न ले रखे हैं। हड़प्पा सभ्यता किस देश में विकसित था, तो भारत, पाकिस्तान का जो इलाका है, पाकिस्तान का और भारत का हिस्सा, इसमें विकसित था। मैंने यहाँ पे भारत लिख रखा है। तो भारत में हड़प्पा स्थल कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो बच्चे जवाब दे देंगे पंजाब, हरियाणा। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। यहाँ पे बच्चा जवाब दे सकता है, अगर दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो यहाँ पे आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा होगा छात्र प्रक्रिया, तीसरा होगा श्याम पटकार। फिर हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है उसको मेंशन करेंगे। फिर हमारा स्पष्टीकरण स्टार्ट होगा। तो हमारा स्पष्टीकरण स्टार्ट होता है विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण तक, जब तक इस सभ्यता की जानकारी नहीं मिलती थी, विद्वानों की धारणा थी कि प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आरंभ आर्यों की सभ्यता से होता है। परंतु इस सभ्यता के प्रकाश में आते ही विद्वानों को ऐसी पुरानी मान्यता त्यागनी पड़ी। इस सभ्यता के अवशेषों के प्रकाश में आने से जब निश्चित हो गया कि आर्यों के आगमन के पूर्व ही भारत में पूर्ण विकसित नागरिक सभ्यता का उदय हो चुका था, अब यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत की सभ्यता और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तरह ही अति प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की अति प्राचीन है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी एकमात्र पुरातात्विक प्रमाणों पर ही आधारित है। इस काल की कोई साहित्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, अब 1875 ईस्वी में ही प्रसिद्ध पुरातत्व सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम की दृष्टि हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों की तरफ आकृष्ट हुई। यहाँ से उन्होंने एक लिपिबद्ध मुहर की प्राप्त हुई थी। ठीक है, जिसकी लिपि अज्ञात थी, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। 1921 में जॉन मार्शल के एक सहयोगी दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कर इसे विस्तृत के गर्भ से बाहर निकाला। आरंभ में इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा जो पाकिस्तान में है तथा मोहनजोदड़ो जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब हमें जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम सैंपल कार्य में यहाँ पे लिखते जाएंगे, या हमने कोई टीचिंग एड यूज़ किया तो उसका जो मिनिएचर है या छोटी इमेज है इस सैंपल कार्य वाले में हम मेंशन कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। हमने जो अभी फर्स्ट यूनिट पढ़ाया उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी? बच्चा इसका जवाब देगा मिस्र की सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका बच्चा जवाब देगा, अभी हमने यहाँ पे बताया था, दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल कौन थे? अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, यहीं से हम क्वेश्चन उठा लिए हैं इसको। एक था हड़प्पा खुद एक स्थल है और दूसरा था मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड यूनिट जो कि है नगर निर्माण योजना। तो यहाँ से हमारा दूसरा यूनिट स्टार्ट होता है नगर निर्माण योजना। इसके लिए हम विकासात्मक प्रश्न पहले पूछेंगे बच्चों से। इसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। जैसे कि पहला कॉलम में हमने क्वेश्चन पूछा है हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी, तो उस बच्चे ने जवाब दे दिया। हड़प्पा सभ्यता के में किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। जॉन मार्शल के सहयोगी कौन थे? तो दयाराम साहनी। तो बच्चे ने जवाब दे दिया। फिर हमारा एक्सप्लेनेशन का स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा होगा सैंपट कार्य। ओके, तो हमारा टॉपिक हो गया नगर निर्माण योजना। तो अब स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता वहाँ की नगर निर्माण योजना है। यहाँ के नगरों के निर्माण में एक रूपता देखने को मिलती है। एक ही प्रकार के नगर योजना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल में देखने को मिलती है। ये नगर एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर स्थित थे। प्रत्येक नगर नदी के किनारे या उसके नज़दीक बसा हुआ था। प्रत्येक स्थान से पकाई गई ईंटों के भवन मिले हैं। नगरों में सड़कों एवं नालियों का उचित प्रबंध रहता था तथा भवन एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। ठीक है, फिर हमारे इसमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा 2 स्तरीय नगर, यानी कि एक दुर्ग था और एक जो यहाँ पे सामान्य वर्ग लोग रहते थे और दुर्ग पे राजा महाराजा रहते थे। तो यहाँ यानी 2 भागों में विभाजित था। तो हम उसको बताएंगे यहाँ पे। तो सिंधु सभ्यता में 2 स्तरीय नगरों के निर्माण का प्रमाण मिलता है। पहला क्या था? दुर्ग, जिसको गढ़ी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा था निचला शहर। दुर्ग में शासक का निवास स्थान था और अन्य जो भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन होते थे वो दुर्ग में होते थे। निचले शहर में
निचले शहर में आवासीय भवनों दोनों नगरों के बीच आने जाने के ऊपर नियंत्रण रहता था। ठीक है, फिर यहाँ का सड़क प्रबंधन कैसा था। नगर बनाते समय आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों की समुचित व्यवस्था की गई थी। संपूर्ण नगर में सड़कों एवं नालियों का जाल सा बिछा हुआ था। सड़कें चौड़ी तथा छोटी छोटी उप सड़कों में एवं नालियों से जुड़ी हुई थी। ये सड़कें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी और परिणाम स्वरूप संपूर्ण नगर अनेक वर्गाकार आयताकारों या खंडों में विभक्त हो जाता था। मोहनजोदड़ो का प्रमुख मार्ग 9.14 मीटर चौड़ा तथा है। गलियां भी 3 मीटर चौड़ी थी। सड़कें कच्ची किंतु मजबूत थीं। सड़कों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सड़कों के किनारे गड्ढे बने हुए थे जिसपे कूड़ा कचरा फेंका जाता था। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे डाटा है हम यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं संपटकार में, जिसको बच्चे नोट डाउन करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जल एवं नालियों का प्रबंधन। ठीक है, तो अब देखिए जल एवं नालियों का प्रबंध कैसा था। यहाँ पे सिंधु सभ्यता वालों ने नगरों में पीने के पानी की व्यवस्था तो की ही थी, किंतु साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि बेकार पानी जमा होकर नगर में गंदगी नहीं फैलाए। पीने के लिए पानी का प्रबंध कुओं से होता था। लगभग प्रत्येक बड़े घर में कुएं की व्यवस्था की गई थी। अधिकतर नालियाँ ढकी हुई थी। फिर यहाँ पे भवन निर्माण योजना कैसा था। इस सभ्यता के नगरों के भवन योजना तरीके से बनाए गए थे। प्रत्येक घर के बीच एक आंगन होता था जिसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। प्रत्येक भवन में रसोई घर, शौचालय एवं स्नानागार का प्रबंधन रहता था। घरों में कुओं एवं नालियों की भी व्यवस्था की गई थी। मकानों एवं दरवाजे भी बनाए जाते थे, परंतु संभवतः खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। 2 मंजिले और 3 मंजिले मकान के बनाए जाने का प्रमाण उत्खनन से में प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि विशाल स्नानागार की क्या विशेषताएं थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के भीतर एक विशाल जलकुंड का अस्तित्व प्रकाश में आया है, जिसकी लंबाई करीब 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। ठीक है, जो यहाँ की मैंने मेंशन कर रखा है। इस जलकुंड के अंदर प्रवेश करने के लिए दक्षिणी और उत्तरी सिरों पर ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जलकुंड के चारों तरफ बरामदे बने हुए थे, उनके पीछे कमरे होते थे। ठीक है, अब ये हमारा सेकेंड यूनिट जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर हम सेकेंड यूनिट से क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है सिंधु सभ्यता के नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी। बच्चे इसका जवाब देंगे। दूसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता के 2 प्रसिद्ध शहरों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता के नगर कितने स्तर में विभाजित थे। 2 स्तर में विभाजित थे। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो हमने एक्सप्लेन किया, उन दोनों से क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाएंगे और इस क्वेश्चन को आप पूछेंगे और साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड वर्क भी करेंगे। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न होगा कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी। तो बच्चा उसका जवाब देगा। यहाँ पे हम उसको मेंशन करते जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। फिर दूसरा प्रश्न टीचर पूछेंगे कि मोहनजोदड़ो का प्रमुख मार्ग कितना चौड़ा था। तो बच्चा उसका जवाब देगा कि मोहनजोदड़ो का प्रमुख मार्ग लगभग 9.14 मीटर चौड़ी थी। तीसरा प्रश्न होगा मोहनजोदड़ो के स्नानागार की लंबाई चौड़ाई बताइए। तो कोई स्टूडेंट खड़ा होगा, वो बताएगा कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार की लंबाई जो थी वो 12 मीटर थी और चौड़ाई जो थी 7 मीटर थी, साथ ही साथ गहराई 2.5 मीटर थी। चौथा प्रश्न यहाँ बनता है कि
मृतकों का टीला किस शहर को कहा जाता था? तो बच्चा जवाब देगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। ये हमारा वर्क पूरा होता है आज क्लास का, और साथ इसके साथ हम होमवर्क देते हैं बच्चों को लास्ट में। तो होमवर्क आप कैसे भी दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले रखा है ग्रीक आर्य के लिए क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है हमारा सिंधु सभ्यता के 2 स्तरीय नगरों के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता के सड़क प्रबंध के बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण योजना के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका जो है बच्चों को संक्षिप्त में उत्तर लिख के लाना है, 100 शब्दों में या फिर 150 शब्दों में, और बच्चे अपने हिसाब से इसका आंसर लिख के लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।